नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पॉमिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हमेशा की तरह जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल में जो भी वीडियो मैं पोस्ट करता हूं, उसका उद्देश्य ये होता है कि मैं आपको ऐसे सब्जेक्ट की जानकारी दूं जिसके बारे में आपको मालूम ना हो, या ऐसा मिस्टीरियस सब्जेक्ट आपके सामने पेश करूं जो कि आपसे हमेशा अछूता रहा है, यानी जिसको आपने कभी सुना नहीं है या जिसके बारे में आप बहुत अधिक नहीं जानते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। देखिए दोस्तों, आपने कई बार ऐसी घटनाओं को देखा होगा जिसमें आपने देखा होगा कि किसी भी स्थान पर बहुत से लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाती है। तो आपको, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज़रा भी जानते हैं तो इस बात को समझ सकते हैं कि ऐसा कब संभव है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी स्थान पर अगर अर्थक्वेक आए और एक साथ अगर 5,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो क्या 5,000 लोगों की हॉरोस्कोप के अंदर क्या ऐसा योग था कि उनका एक साथ मृत्यु का योग बना हुआ था? ये संभव नहीं है। इस बात से ना तो आप सहमत होंगे, ना मैं सहमत हूँ। तो ऐसा क्या होता है कि किसी स्थान पर 5,000 लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाती है? या अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई बस है और उसका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें 40 लोग सवार हैं और उसमें से 38 की मृत्यु हो जाती है, तो क्या 38 के 38 लोगों की अगर हम हॉरोस्कोप की स्टडी करें तो क्या सभी के मृत्यु योग था? नहीं, ये भी संभव नहीं है। तो आज मैं आपको इंडियन एस्ट्रोलॉजी यानी भारतीय ज्योतिष की एक ऐसी शाखा या विधा के बारे में बताता हूँ जिसे हम बोलते हैं मैदिनी ज्योतिष। मैदिनी, जिसे हम इंग्लिश में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। देखिए, ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत से लोगों के लिए नया है और बहुत से एस्ट्रोलॉजर भी इस सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते। ये बात कहते हुए मुझे कोई भी अफसोस नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र यानी ज्योतिष का अध्ययन करने वाले भी बहुत से छात्र इस सब्जेक्ट से अछूते हैं, यानी उन्होंने इस सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा स्टडी नहीं की है। लेकिन मैं अपने पिता, अपने गुरु और अपने ईश्वर के आशीर्वाद से आज आपको इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। मैदिनी ज्योतिष जो है वो प्राचीन भारतीय ज्योतिष का एक एक विधा है, यानी एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम किसी भी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये हॉरोस्कोप है, हम अब तक एस्ट्रोलॉजी के अंदर व्यक्तिगत हॉरोस्कोप की स्टडी करते हुए आए हैं। लेकिन जब हम ज्योतिष के अंदर किसी देश, किसी राज्य, किसी शहर या किसी स्थान की ज्योतिष के बारे में चर्चा करते हैं तो वह चर्चा मैदिनी ज्योतिष के अंतर्गत आती है। यानी कि अगर हम देश की, यानी हमारे जैसा हमारा हिंदुस्तान है, अगर हम हमारे देश की इकोनॉमी, पॉलिटिकल, फाइनेंस, एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, रिलेशन विद, या जिसे हम एक्सटर्नल अफेयर्स बोलते हैं, उसके बारे में, या किसी पेंडेमिक महामारी के बारे में, या वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, या वित्तीय संस्थाओं के बारे में, या देश के अंदर पैदा होने वाले खनिजों के बारे में, या हम पार्लियामेंट के बारे में, और या हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यानी कानून व्यवस्था के बारे में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लॉ, क्राइम, या देश की सोशल मीडिया
जिसे हम बोलते हैं सोशल मीडिया के बारे में बात करें, या हम हमारे देश की जिसे हम कहते हैं ट्रेडिंग के बारे में बात करें, या हम देश के न्यूज़पेपर्स के बारे में बात करें, या हम देश की एजुकेशनल सिस्टम के बारे में बात करें, या हम हमारे देश की जनता यानी कि जनता हमारे जो देश की है उसकी पोजीशन को लेकर के बात करें कि उसकी क्या स्थिति है, या हमारे देश का गुप्त शत्रु कोई है, या हमारे देश के पड़ोसी देशों से क्या संबंध है, या आने वाले समय में उनका हमारे प्रति क्या व्यवहार होगा, या हम इस बारे में भी चर्चा करें कि किसी भी महामारी का हमारे देश के किसी पर्टिकुलर क्षेत्र या राज्य के अंदर उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, वहाँ पर उसको लेकर के मॉर्टेलिटी रेट क्या होगी, मृत्यु दर क्या होगी, या बीमारी का रूप क्या होगा। ये सारी जो सब्जेक्ट्स हैं, मैंने बहुत सारे सब्जेक्टों के नाम आपको एक साथ ले दिए, शायद आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत कम समय में मेरे को बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज देने की मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए इस तरह की शब्दावली का मुझे इस्तेमाल करना पड़ता है। अब देखिए, अगर हम एक और सब्जेक्ट जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि देश के में धार्मिक स्थिति के बारे में भी चर्चा करनी हो, तो भी हम मैदिनी ज्योतिषी यानी कि मुंडेन ज्योतिषी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आपको ये जानकर के बड़ी खुशी होगी कि जो नॉलेज इस एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैं आपको देने जा रहा हूँ, यूट्यूब पर इतना विस्तृत रूप से आज तक किसी ने भी इस विधा या इस शाखा के बारे में आज तक किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने या किसी भी विद्वान ने अब तक कोई चर्चा नहीं की है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप भाग्यशाली हैं कि आपको हिंदुस्तान की यानी इंडियन एस्ट्रोलॉजी की एक ऐसी शाखा के बारे में जानकारी मिलने जा रही है जो इससे पहले यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं थी। हाँ, कुछ लोगों ने यूट्यूब पर मैदिनी ज्योतिषी के बारे में बताया है, लेकिन वो उसे उस तरीके से नहीं समझा पाए जैसा आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा अपना ज्ञान दिखाना नहीं है, ना ही किसी के ज्ञान को कम करना है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि इस सब्जेक्ट के बारे में आपके पास मैक्सिमम नॉलेज पहुँचे। इसके अतिरिक्त मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे नॉर्मल हॉरोस्कोप के अंदर किसी जातक के हॉरोस्कोप के अंदर 12 भाव होते हैं, उसी तरीके से मैदिनी ज्योतिषी के अंदर भी जब हम किसी राज्य, स्थान या किसी पर्टिकुलर देश की चर्चा करते हैं तो उस हॉरोस्कोप में भी 12 भाव होते हैं। अगर हम हिंदुस्तान की कुंडली की चर्चा करें तो हिंदुस्तान के लग्न में 2 नंबर राशि है, यानी कि हिंदुस्तान की कुंडली की अगर हम चर्चा करें तो उसका जो लग्नेश है और लग्न में जो राशि है वो वृषभ है। इसी तरह से हम राजस्थान की कुंडली की बात करें तो उसके लग्न में कर्क राशि है, यानी 4 नंबर राशि है, और उसका जो लग्नेश है वो चंद्रमा है। इस तरीके से जब भी किसी स्थान की का कोई निर्माण होता है, कोई नया स्थान बनता है, तो हम उसकी उस समय को गणना को देखते हुए, प्लैनेट की पोजीशन को देखते हुए हम एक हॉरोस्कोप का निर्माण करते हैं, और फिर उस हॉरोस्कोप के ऊपर ट्रांजिट यानी गोचर के अंदर जो प्लैनेट्स मूव होते हैं उस प्लैनेट्स के हिसाब से ज्योतिषीय गणनाओं को किया जाता है। यहाँ पर 12 भाव 12 तरह से रिप्रेजेंटेशन उनका होता है। अगर मैं मुख्य तौर से बात बताऊं तो इसका जो लग्न भाव है वो मैदिनी ज्योतिष के अंदर अगर हम किसी देश की स्थान की बात करें तो वो नॉर्मल जनता यानी कि नॉर्मल पब्लिक को, वहाँ रहने वाली पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा भाव जो साधारणतः कुंडली के अंदर कुटुंब भाव होता है, धन वाणी का भाव होता है, यहाँ पर इसी भाव को वित्तीय संस्थाओं द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड हाउस जो पराक्रम भाव होता है साधारण कुंडली के अंदर, यहाँ पर हम उसको हाउस ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं या हाउस ऑफ शेयर्स बोलते हैं या ट्रेडिंग बोलते हैं। चौथा हाउस जो कि सुख भाव को रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली, हाँ, यहाँ पर हम उसको खनिज संपदा से जोड़ते हैं। पांचवा हाउस जो नॉर्मली हॉरोस्कोप के अंदर संतान भाव होता है, यहाँ हम उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जोड़ते हैं। छठा भाव जो रोग, शत्रु या बीमारी का होता है, यहाँ हम उसको आर्मी से जोड़ते हैं।
हमारे देश की आर्मी या डिफेंस की जो स्थिति है उसको हम छठे भाव से देखते हैं। सातवां भाव जो है, जिसे हम जीवन में, जो हम नॉर्मल हॉरोस्कोप के अंदर जीवन साथी या पार्टनरशिप का भाव बोलते हैं, यहाँ हम विदेश से हमारे क्या संबंध है उसके बारे में और देश के अंदर कानून व्यवस्था क्या है उसकी चर्चा करते हैं। आठवां भाव जो होता है, जिसे हम मृत्यु भाव बोलते हैं नॉर्मल कुंडली के अंदर, यहाँ पर हम मैथिली ज्योतिषी में इस भाव को हम प्राकृतिक आपदा या नेचुरल डिजास्टर और उसकी वजह से होने वाली मोर्टेलिटी रेट यानी मृत्यु दर के बारे में चर्चा करते हैं। नवा हाउस जो कि नॉर्मल हॉरोस्कोप के अंदर आपका भाग्य का स्थान होता है, पिता का स्थान होता है, यहाँ हम उसको अगर राज्य या देश की चर्चा करें तो यहाँ हम उसे फाइनेंस से देखते हैं। 10वां भाव जिसे हम कर्म भाव कहते हैं, मैथिली ज्योतिषी में इस भाव को जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसकी वर्किंग को देखने के लिए 10वें भाव का इस्तेमाल करते हैं। 11वां भाव जो कि लाभेश होता है, जिसे हम लाभ का स्थान बोलते हैं, यहाँ पर उसको हम कानून व्यवस्था इंस्टीट्यूट, कानून इंस्टीट्यूट यानी कि लॉ के जो इंस्टीट्यूट जिन्हें हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या देश को चलाने वाली जो इंस्टीट्यूट है जैसे पार्लियामेंट्स हैं, आपकी संसद और राज्यसभा, इन सब का जो विवेचना अगर हमें करनी हो तो हम उसे 11वें भाव से करते हैं। 12वां भाव नॉर्मली जिसे हम मोक्ष का स्थान कहते हैं, यहाँ पर इस कुंडली में हम उसे देश के गुप्त शत्रुओं और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से उसे चेक करते हैं। तो यहाँ मैंने बहुत जल्दी थोड़ा सा आपको बताया कि मैथिली ज्योतिषी में 12 भाव किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन हमारा इसी तरीके से होता है। जैसे मुख्यतः अगर मैं आपको बता दूं तो जैसे मान लीजिए सन है, तो सन जो है वो रिप्रेजेंट करता है देश के मुखिया को। मास है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी आर्मी या डिफेंस को। जिस तरीके से मान लो जुपिटर है, जुपिटर रिप्रेजेंट करता है हमारे देश की धार्मिक स्थिति को, उसका कारक जो होता है वो जुपिटर बनता है। और जो सैटर्न है, जैसे शनि है, तो शनि बनता है हमारे देश के जो कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, इन सब का रिप्रेजेंटेशन सैटर्न से होता है। तो यहाँ मैंने मुख्यतः आपको बताया कि इस तरीके से 12 भाव और 9 प्लैनेट्स जो हैं वो मैथिली ज्योतिषी के अंदर किस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैथिली ज्योतिषी का मतलब क्या है और इसका क्या उपयोगिता है और इसका क्या अभिप्राय है। मैथिली ज्योतिषी का मतलब ये होता है कि मैथिली ज्योतिषी जब एप्लीकेबल होती है तो व्यक्ति का जो नॉर्मल हॉरोस्कोप होता है उसके ऊपर उसका पावर जो है वो ज़्यादा होती है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। लेट अस सपोज कि ये एक टावर है जिसके 12th फ्लोर के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑफिसर रहता है और उसी के सामने वाले फ्लैट के अंदर एक 4th क्लास कर्मचारी यानी पियोन रहता है। मान लीजिए इस टावर की लिफ्ट खराब हो जाती है, तो उस स्थिति के अंदर, और वो लिफ्ट 3 दिन खराब रहती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर इस ऑफिसर को और इस पियन को दोनों को अपने घर जाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि स्टेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी लिफ्ट की फैसिलिटी उसके पास नहीं होगी। तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो ऑफिसर है उसकी कुंडली बहुत अच्छी है, क्योंकि वो ऑफिसर है तो उसकी ग्रहों का योग अच्छा है। पियोन है, उसकी ग्रहों का योग कमज़ोर है, लेकिन फिर भी अगर 3 दिन के लिए लिफ्ट ख़राब हुई तो दोनों को इस स्टेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि ऐसी स्थिति के अंदर दोनों की पोजीशन सेम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इस टावर की जो 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 हॉरोस्कोप है उसका जो इफ़ेक्ट है उसको दोनों लोगों को समान रूप से प्रभावित किया। यहाँ अगर आप इस बात को अगर आपने पकड़ लिया तो मैथिली ज्योतिषी का रहस्य आपके समझ में आ जाएगा। यानी कि मैथिली ज्योतिषी के अंदर जब भी किसी स्थान के हॉरोस्कोप के अंदर जो भी ग्रहों की और ट्रांजिट के अंदर जो ग्रहों का परिवर्तन या उनकी जो चाल है उसका जो प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव व्यक्तिगत कुंडली को भी प्रभावित करता है और उस स्थिति के अंदर व्यक्तिगत कुंडली के अंदर बनने वाले पॉजिटिव योग भी काम नहीं करते। तो यहाँ पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात मैं आपको बताना चाहता था वो ये इस तरीके से है। अब आपने देखा होगा कि कभी कभी आपने बहुत सी जगह पर ये सुना होगा कि जैसे मान लीजिए कोई स्थान है या कोई मकान है,
तो हमने इस बहुत बार सुना है प्रैक्टिकली कि इस मकान में रहने वाले लोग की संतान नहीं होती, इस मकान में रहने वाले लोगों का विवाह नहीं होता, इस मकान में रहने वाले लोग जो भी आते हैं वो फाइनेंशियल रूप से परेशान हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? ये जो इफ़ेक्ट है इसकी विवेचना भी मेदिनी जोशी में की जाती है, क्योंकि इस मकान की नींव जिस समय पड़ी थी उस समय इसका एक हॉरोस्कोप बनता है। उस हॉरोस्कोप के हिसाब से इस मकान में रहने वाले व्यक्तियों के ऊपर उनका इफ़ेक्ट होता है। हाँ, ये बात ठीक है, इस बात को मैं मानता हूँ कि 19-20 का फ़र्क मैन टू मैन पड़ सकता है, यानी पर्सन टू पर्सन थोड़ा बहुत फ़र्क कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से ये फ़र्क आपको दिखाई देगा। उसके अलावा मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ कि मेदिनी जोशी का जब हम अध्ययन करते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर देश के अंदर आने वाली महामारी या देश की इकोनॉमिक कंडीशन या देश की फाइनेंशियल पोजीशन या पॉलिटिकल रिलेशन के ऊपर भी काफ़ी चर्चा की जा सकती है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए कि लगभग 20 नवंबर के आसपास जुपिटर ने मकर राशि में प्रवेश किया और ऐसी स्थिति के अंदर जब ये 5 से 6 अप्रैल तक की पोजीशन बनती है, यहाँ मैं आपको एक छोटा सा मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से एक भविष्यवाणी कह सकते हैं आप उसको, या फॉरकास्ट बोल सकते हैं, मैं आपको करना चाहता हूँ कि 5 से 6 अप्रैल तक हिंदुस्तान की जो है वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फाइनेंस और हेल्थ वाइज, और आप ये कह लीजिए कि सरकार की रूलिंग स्ट्रेटेजी या वर्किंग आपको शून्य यानी लगभग ना के बराबर दिखाई देगी, यानी कि स्थिति बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाली है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत आपको एक फोरकास्ट है। इस स्थिति में आपको लगेगा कि जैसे सरकार काम नहीं कर रही है, देश के अंदर कोई भी सरकारी तंत्र काम नहीं कर रहा है, लोग मनमाने तरीके से अपना काम कर रहे हैं, वित्तीय संस्थाएं मनमाने तरीके से अपना काम कर रही हैं, हर व्यक्ति अपने आप को सर्वाइव करने के लिए मनमाने तरीके से चल रहा है। ये जो अनैतिकता की जो स्थिति है ये पैदा हो जाएगी। तो ये एक मैंने आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिया जिससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको दूसरी जो और बात बताने वाला था वो ये बताने वाला था कि मेदिनी जोशी जो है इसकी स्टडी जो है वो एक अर्थ में और भी मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि इसका इफ़ेक्ट कहाँ पर आता है। देखिए, जब भी आप किसी स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो आपके भाग्य में परिवर्तन होता है, या आपके भाग्य के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को सुना होगा कि मैं फलाने स्थान से जब दूसरे स्थान पर गया तो मैंने बहुत प्रोग्रेस की, तो उसका भी एक कारण मेदिनी ज्योतिषी है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि विवाह के पश्चात बेटियों का भविष्य भी इस मेदिनी जोशी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। नॉर्मली हमने कई बार एक चीज़ और भी देखी होगी, आपने इस बात पे भी गौर करना कि आपने ये व्यक्तिगत अनुभव किया होगा कि कई बार आप अपने हॉरोस्कोप को लेकर के बहुत से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास गए होंगे और उसने जो बात आपको बताई होगी वो सत्य साबित नहीं होगी, यानी कि वो सत्य साबित नहीं हुई होगी, आप ये कह सकते हैं। ऐसी स्थिति क्यों हुई, उसका रीज़न मेदिनी ज्योतिषी है। मेदिनी ज्योतिषी मतलब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है। उसका रीज़न ये है कि आपके हॉरोस्कोप की गणना तो कोई भी ज्योतिषाचार्य कर सकता है, लेकिन जिस स्थान पर आप रहते हैं उसके हॉरोस्कोप की गणना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो डेटा अवेलेबल नहीं होते। इस वजह से आपने बहुत बार देखा होगा कि हम एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं उनकी जो भविष्यवाणियाँ हैं वो गलत साबित होती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है। आज मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर जो बोला है वो शायद बहुत से ज्योतिषाचार्यों को बहुत नया लगेगा और उन्हें भी ये महसूस होगा कि हाँ, किसी व्यक्ति ने एस्ट्रोलॉजी की मेदिनी शाखा के ऊपर, मेदिनी ज्योतिष के ऊपर एक बहुत अच्छी बात बताई है। तो आप लोग भी बड़े खुशनसीब हैं कि इस सब्जेक्ट को आपको सुनने का मौका मिला, और मैं भी अपने मालिक का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस सब्जेक्ट पर सुनने के लिए इतना समय दिया। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स और ग्रुप्स में से शेयर करें जिससे कि ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। देखिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है?
मेरे जीवन का उद्देश्य यह है कि एक दिन वो आए जब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स जो हैं पेशेंट का जब इलाज कर रहे हों और जब उनके बस की बात ना रहे तो वो आपको ये बोलें कि आप अपने पेशेंट को किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास लेके जाएं। वो दिन मेरे जीवन का सबसे सुखमय दिन होगा जब हिंदुस्तान के अंदर ये स्थिति आएगी। इंडियन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी विधा है या ऐसा विज्ञान है जिसके बारे में कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। इतना बड़ा विज्ञान है जिसके बारे में इंसान की कई पीढ़ियां निकल जाएगी, लेकिन इसका अध्ययन करना संभव नहीं है। मैं अपने प्रभु को, अपने पिता को और अपने इष्ट को, अपने गुरु को मैं धन्यवाद देता हूँ और उनको तहे दिल से मेरी श्रद्धा है उनके प्रति कि उन्होंने मुझे इस जीवन के अंदर इस सब्जेक्ट के बारे में जानने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपकी व्यक्तिगत कोई समस्या हो, आप व्यक्तिगत रूप से परेशान हो, आपकी कोई मानसिक समस्या हो, कोई शारीरिक समस्या हो, संतान से रिलेटेड समस्या हो, मैरिज से रिलेटेड समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, भगवान ना करे आपके जीवन में कोई समस्या हो, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं भी या किसी भी रूप में परेशान हो तो आप व्यक्तिगत रूप से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8685035741 और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप मेरे से प्लीज़ अगर चाहें तो व्यक्तिगत रूप से भी इस नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या के बारे में मुझसे चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।